आप सभी लोगों का आपका स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने चौहान वंश, गढ़वाल वंश और चंदेल वंश के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे, आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो महत्वपूर्ण वंश हैं, इनमें कम से कम परमार वंश है और आपका आंधीलवाड़ के चालुक्य वंश हैं, उनके कम से कम उनके बारे में हम लोग देखें। तो ये स्टार्ट करते हैं परमार वंश। देखिए भाई, परमार वंश के बारे में ये भी यहाँ से 2-3 शासक ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर सवाल बनते हैं। परमार वंश में 2-3 शासक रहेंगे जिन पे सवाल घूम घूम के आते। उसमें हम लोग पहले देख ले वो कौन कौन शासक हैं, पहले देखें। तो एक तो ये हमको नाम पढ़ना होगा उपेंद्र या कृष्णराज, ये इसलिए के संस्थापक हैं। उसके बाद देखिए एक नाम हमको मिलेगा सियक दत्ती, इसको हर्ष भी कहा जाता था, ये हर्ष। उनके बाद एक महत्वपूर्ण नाम मिलेगा वाकपति मुंज, अगला नाम मिलेगा सिंधु राज। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो भोज, फिर बाकी और छोटे मोटे शासक, उसमें नाम पढ़ना होगा नरवर्मा, और अंततः बाद में इसका विलय हो जाएगा आदमी के लिए 1305 ईस्वी में। ये देखिए इतने शासक है जिनमें हम लोग देखें अकेले 70% सवाल आपके भोज पर ही बनते हैं। और जब आप इस वंश को पढ़े, समय कम रहे तो आप पूरा एनर्जी भोज पे ही लेके जाइए, सवाल सीधा ही बनेगा। बाकी 20% पे संभावना आपकी वाकपति मुंज पे, बाकी और सब एक एक लाइन के सवाल है जो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो परमार थे, देखिए ये परमार जो थे ये मालवा के क्षेत्र में थे। ये मालवा मध्य प्रदेश के मालवा वाला पठार वाला वो क्षेत्र के थे। और ये परमार शुरुआत में राष्ट्रकूटों के सामंत थे, ध्यान रखिए। लेकिन मालवा पर बहुत समय तक राष्ट्रकूटों का प्रभाव रहा है। इन्होंने अपने आप को राष्ट्रकूटों से अलग किया था, स्वतंत्र किया था। जब उधर राष्ट्र पक्षीय संघर्ष होता है, राष्ट्रकूट भी कमजोर हो जाते हैं और इधर बिहार कमजोर हो ही रहा था। इन सब का जो फायदा उठाकर उपेंद्र या कृष्णराज के द्वारा जो है परमार वंश की स्थापना की जाती है। तो आज के बाद अगर संस्थापक पे सवाल आ जाए, जैसे मैंने आपसे पहली बार कहा था कि जितने भी वंश हम पढ़ रहे हैं उनके संस्थापक जरूर जानिए। ये ट्रेंड है एग्जाम पूछने, 4 वंश दे देंगे, संस्थापक मिला, तो कम से कम अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तो क्लियर कर लेंगे। तो इसका संस्थापक को सवाल बने तो आपका आंसर हो जाएगा उपेंद्र या कृष्णराज, पूछा जाता है। लेकिन जो सियक द्वितीय है, देखिए इसको परमारों का जन्मदाता, इसे कहते हैं परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्थापक तो वो उसने स्वतंत्र बना दिया था, लेकिन उनको एक स्थान देना, इन सब का जो श्रेय है वो मिला है सियक द्वितीय को। तो कभी ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, परमाणु की स्वतंत्रता का जन्मदाता। अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज हो जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सियक द्वितीय या हर्ष। क्यों? क्योंकि इसने राजधानी उज्जैन बनाई। एक तो कुछ विजय भी की इसने, प्लस इसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई, तो स्थायित्व तो आ गया। इस तरह अगर हम लोग देखें तो सियक द्वितीय पर यही 2 सवाल बन सकते हैं। किसने जो है उज्जैन राजधानी बनाई थी, तो सियक द्वितीय। या परमाणु की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो उज्जैन। अभी जब ये भोज आएगा तो इसे धारा को राजधानी बनाएगा, धारा को राजधानी बनाएगा। बाद में परमाणु राजधानी धारा हो जाती है। तो प्रारंभिक राजधानी कोई पूछे तो आंसर उज्जैन रहेगा। किसने बनाया था, सियक द्वितीय ने। इसी को भी परमाणु की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए हमारे सामने जो नाम आ रहा है वाकपति मुंज, सिंधुराज और भोज। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाकपति मुंज। इनमें बस बेसिक छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने देखा। अब स्टार्ट करते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज में मैंने आपसे कहा था कि इस पर सवाल बन जाता है। तो वाकपति मुंज पे हम लोग देखें, इस पर जो भी सवाल बनता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग समझें इसकी उपाधि पे देखें, वाकपति मुंज की इसकी उपाधि अगर हम लोग देखें तो इसकी उपाधि है, किसने राष्ट्रकूटों को सुनी पहले हराया है, इसने राष्ट्रकूट शासक, इसने राष्ट्रकूट शासक खुट्टिग
हराकर कुछ उपाधि धारण करता है, क्योंकि सारी उपाधियां राष्ट्रकूटों से जुड़ी हुई थी, धारण करता है। वो उपाधियां हैं कौन कौन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 3 उपाधियां से धारण किया। एक तो अमोघ वर्ष, तो आज के बाद अगर कभी पूछे अमोघ वर्ष किसकी उपाधि थी, तो वाक्पति मुंज की। अगला, कि अमोघ वर्ष आप जान जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, पूरा रहे अमोघ वर्ष श्री वल्लभ, ये भी उपाधि इसी की है। और अगला रहेगा पृथ्वी वल्लभ। तो कभी भी आप अगर देखें, ये अमोघ वर्ष उपाधि एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, और एक पृथ्वी वल्लभ भी पूछा गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष किसकी उपाधि थी, विकल्प में 4 रहेंगे, आंसर लगा आपका वाक्पति मुंज। पृथ्वी वल्लभ किसकी उपाधि थी, वाक्पति मुंज। इसके अलावा लोग और देखें, वाक्पति मुंज के द्वारा और उपाधि धारण की जाती है, उत्पल राज, कवि मित्र, ध्यान रखिए, कवि प्रिय आ जाए तो भोज, और कवि वृष, कवि वृष, ये सारी उपाधियां किसकी हैं भाई, वाक्पति मुंज। तो वाक्पति मुंज के कभी कोई सवाल अगर बने उपाधियों पर, ये देखिए, जिसपे आपको यही 2 उपाधियां एग्जाम पे पढ़ के जाना है, इनसे सवाल एक तक नहीं आएगा, बस क्योंकि किताबों में आप पढ़ रहे हैं, आप तो जान लीजिए ना, आप अपने राज्य का इन 2 उपाधियों पर ही लगाइए बस। हम लोग और देखिए, वाक्पति मुंज के द्वारा धारा में मुंज सागर भी बनाया गया है, मुंज सागर। तो आज के बाद मुंज सागर की स्थापना किसने की थी, तो वाक्पति मुंज ने, उन्होंने की थी। वाक्पति मुंज खुद विद्वान व्यक्ति था, यह विद्वान व्यक्ति है। देखिए, इसने खुद किताब लिखी है, मुंज प्रति देश व्यवस्था, ये भूगोल की किताब है। इन्होंने अपने पूरे क्षेत्र के भूगोल पर एक किताब लिखी है, मुंज प्रति देश व्यवस्था। मुंज खुद विद्वान व्यक्ति है, और इसने ये किताब लिखी है, मुंज प्रति देश व्यवस्था। मुंज का हमको ये देखिए, मुंज के दरबार में, देखिए, मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध जैसे विद्वान रहते हैं। मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक और हलायुध जैसे विद्वान हैं, जिसमें जो पद्मगुप्त है ये मुंज के समय में भी रहेगा और इनके छोटे भाई सिंधुराज के समय में भी रहेगा। ये जो इन चारों लोग हैं, इनकी देखिए किताब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, इसको मैं इधर देख कर दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले पद्मगुप्त, पद्मगुप्त को हम लोग देखते हैं। पद्मगुप्त की किताब देखिए, नौ सहसान चरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर खूब सवाल लीगल पूछे था कि नौ सहसान चरित का लेखक कौन था, तो आप देखिए भाई, नौ सहसान चरित का जो लेखक है वो पद्मगुप्त है। लेकिन पद्मगुप्त जो है वाक्पति मुंज के समय में भी है और सिंधुराज के समय में भी है। ये जो किताब वो सिंधुराज को समर्पित है, उसके ऊपर लिखी गई है, क्योंकि दोनों के दरबार में था, क्योंकि लेखक तो वही है, किताब पूछेगा तो यही आएगा। आगे जब हम लोग सिंधुराज पढ़ेंगे देखेंगे उसी का वर्णन है। उसी तरह देखिए भाई, धनंजय,
इसने 10 रूपक किताब लिखी है। 10 रूपक। धनिक ने किताब लिखी है काव्य निर्णय। 10 रूपावलोक। तो धनंजय की किताब का नाम 10 रूपक, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मुझसे 2 किताब हमको पढ़ना हो तो इन 2 किताबों का नाम आप जरूर जाने रहिए, इंडिविजुअल सवाल पूछ सकते हैं। धनिक की 2 किताबें हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें हलायुद्ध, दक्षिण भारत से आए थे, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक पिंगल छंद शास्त्र, दूसरा मत संजीवनी। तो ये जो है वाक्पति मुंज के समय में जो भी सवाल बनता है सब इसी के अंदर रहेगा, कोई भी सवाल इसके बाहर नहीं रहेगा। इसको हम लोग देख लीजिए। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बार बार सवाल देखिए बन सकता है, अमोघ वर्ष पे बन सकता है, गद्दी बल्लभ पे बन सकता है, ये मुंज सागर पे तो बनता धारा में था वो भी बन सकता है कहाँ था, और बाकी पद्मगुप्त पे और ये 10 रूपक पे, इन पे बने हैं सवाल, फिर बनेंगे क्योंकि ये बात जो फेमस किताबें हैं इन पे जो सवाल बन सकते हैं। तो हमारा जो वाक्पति मुंज कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं सिंधुराज। सिंधुराज जो था छोटा भाई था मुंज का। मुंज के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। तो ये मुंज हम देख रहे हैं, मुंज के बारे में और नोट कर लीजिए। वाक्पति मुंज के बारे में जानकारी कि मुंज ने जो क्या किया था, एक चालुक्य नरेश थे तैलब्धति को 6 बार पराजित किया था। मुंज ने सोचिए 6 बार पराजित किया। तो मुंज ने आपका चालुक्य नरेश तैलब्धति को 6 बार पराजित किया। क्यों तैलब्धति नहीं माने? 7वीं बार तैलब्धति ने किया क्या कि तैलभ सेकंड और आपका एक नाम सुनेंगे लक्ष्मीकांड, ये कलचुरी वंश का शासक है। इन दोनों ने मिलाकर एक संघ बनाया और संघ बनाकर इन्होंने हमला किया किसके ऊपर? मुंज के ऊपर। मुंज हर बार जीत जाता था क्योंकि जो बॉर्डर थी वो गोदावरी नदी थी और मुंज हमेशा इसी तरफ लड़ता था। तो मुंज के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था रुद्रादित्य। मुंज के प्रधानमंत्री से बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्होंने मुंज को कहा कि आप उस तरफ मत जाइए लड़ने, आप अपने जहाँ पर आप जो है अनुकूल है, व्यवस्था आपके अनुकूल है, उधर रहिए। मुंज नहीं माने और मुंज ने गोदावरी नदी को क्रॉस किया। गोदावरी नदी है, इसको क्रॉस करके देखिए मुंज इधर गए लड़ने और यहीं पर मुंज जो है तैलब्धति और लक्ष्मी यानी कि कलचुरी शासक दोनों को संयुक्त संघ उससे पराजित होते हैं और हम उसकी मुंज की वहीं पर हत्या कर दी जाती है। जैसे मुंज वहां मरेगा तो गद्दी में कौन बैठ जाएगा? सिंधुराज। तो पूछ सकता है कभी कि मुंज ने किस शासक को लगातार 6 बार हराया था? शासक का नाम था तैलभ सेकंड। इनको लगातार 6 बार हराया था मुंज ने, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद इनके दोनों संघ से हारा किसके कहने पर? ये इंडिविजुअल सवाल है कि उसका नाम रुद्रादित्य, उनको मना किया था, प्रधानमंत्री थे, नहीं माने और अंत इनकी हार भी हुई और मृत्यु भी हुई। ये चीजें देखते हैं लोग सीरीज में। अब स्टार्ट करते हैं सिंधुराज। सिंधुराज में ज्यादा नहीं है, एक तो उपाधि का है सिंधुराज की। इनकी जो उपाधि है देखिए सहसांग, सहसांग। इनकी उपाधि मालवराज। उपाधि है नारायण पाल। नारायण पाल 3 उपाधियां हैं, सहसांग, मालवराज और नारायण पाल, ये 3 उपाधियां हैं।
इनके दरबार में, सिंधुराज के दरबार में पद्मगुप्त थे। देखिए इनके दरबारी हैं, दरबारी कवि है पद्मगुप्त। उन्होंने रचना जो लिखी थी नव सहसांग चरित, इसमें इसी सहसांग अर्थात सिंधुराज, इसमें जो है सिंधुराज का वर्णन हो सकता है कि पद्मगुप्त के नव सहसांग चरित्र में किसका वर्णन है, उसका नायक कौन है। तो आज का आंसर हो जाएगा आपके पास सिंधुराज। ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए इस पर भी बने और बना है, ध्यान रखिएगा। एक तो किताब के नाम पर भी बना है और इस पर भी बना है कि सिंधुराज का नायक कौन था, सिंधुराज। तो अगर आप पढ़े नहीं तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आता है भोज। भोज पे आते हैं। पहले देखिए हम भोज की उपाधि पे आते हैं। इसकी उपाधि से खूब सवाल पूछा जाता है। पहला कविराज। देखिए भोज की उपाधि क्या थी, कविराज। बहुत विद्वान व्यक्ति है भोज, इसने लगभग 30 से अधिक किताबें लिखी थी, लोग पढ़ेंगे। तो इसकी उपाधि क्या थी भाई, कविराज। इसके अलावा भोज को त्रिभुवन नारायण, ये भी भोज की उपाधि थे। इसने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन, भगवान विष्णु जी का मंदिर, जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर था, जिसकी उपाधि गई थी त्रिभुवन नारायण। इसकी उपाधि थी मालव चक्रवर्ती। इसकी उपाधि थी मालव चक्रवर्ती, इसकी उपाधि। अब इसका देखिए उपाधि थी नव सहसांग, ध्यान रखिएगा। इसकी उपाधि थी नव विक्रमादित्य। तो आज के बाद नव सहसांग उपाधि पूछे या नव विक्रमादित्य उपाधि पूछे, देखिए ये उपाधि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट। इन पर तो सवाल कई बार बन चुका है। इसकी उपाधि कविराज थी, तो कौन था भाई वो, आपका भोज। भोज के समय में उज्जैन से हटाकर धारा को राजधानी बनाया गया। धारा को राजधानी, तो इनके समय में धारा का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। राजधानी बना दिए, सारे विद्वान वहीं रह रहे हैं, वहीं पर इन्होंने एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय बनवाया। जो धारा में ही देखिएगा इनके द्वारा एक संस्कृत का महाविद्यालय बनवाया जाएगा। और इस महाविद्यालय में सरस्वती वाग्देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। खूब पूछा जाता है। पूछ सकता है कि वहां पर देवी सरस्वती, मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई बीड़ा सहित। तो इस तरह से हम लोग देखें तो भोज ने महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय कहाँ बनाया था, तो धारा में। यहाँ पर किसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो मां सरस्वती या वाग्देवी, कुछ भी लिखकर पूछा जाता है। तो इन दोनों को सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए सवाल आएगा, यह हमको ध्यान रखना है। पूरा भोज, पूरे भोज भी इम्पोर्टेंट, एक भी सवाल का मिस नहीं करना हमको। अब और देखिए इसके अलावा भोज ने भोज सब तालाब, भोज नगर,
नगर, चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर, इन सब का निर्माण किया। तो भोज ने भोजसर तालाब, भोज नगर, चित्तौड़ में आपका ये जो भोज नगर है गुजरात में है, और चित्तौड़ में इसने त्रिभुवन मंदिर। तो इस तरह देखिए चित्तौड़ राजस्थान में है। ये भोज के द्वारा जो है कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी है। पर भोज जो जाना जाता था वो अपनी विद्वता के लिए जाना जाता था। उसके दरबार में जो विद्वत लोग रहते थे, जो उसको मतलब उसकी जो किताबें थी, उन सब के लिए भोज जाना जा रहा है। तो मेन भोज खुद बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है। हमारा पूरा ध्यान और उसकी किताबों का देखिए रहेगा, तो उसको देखते हैं। देखिए भोज खुद विद्वान था, इसकी उपाधि ही कवि प्रिय है। देखिए कविराज थे, कविराज उपाधि देखिए इसी समय में आता है। भोज के अलग अलग किताबों में अलग अलग, कहीं कहते हैं 84 का बड़ा संबंध था है ना। तो 84 इसने जो महल बनवाया, 84 खंबे थे, 84 विद्वान दरबार में थे, और 84 इसने किताबें लिखी हैं। उससे मतलब जो कहा जाता है कि भोज के बारे में इसने 30 से अधिक किताबें स्वयं लिखी। देखिए इन किताबों में हम लोग देखें तो आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद पर आयुर्वेद पर किताब इनकी ब्राह्मण सर्वस्व। आयुर्वेद पर किताब लिखी है ब्राह्मण सर्वस्व। उसी तरह अश्व चिकित्सा पर इनकी किताब है शालिहोत्रम। अश्व चिकित्सा पर लिखी है। स्थापत्य पर मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब लिखी है सूत्रधार। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है भोज की एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये साम्रांगण सूत्रधार किताब किस पर लिखी है पूछता है, स्थापत्य पर लिखी है, आर्किटेक्चर पर लिखी है। और देखिए इस किताब में काल्पनिक कृत्रिम वैज्ञानिक यंत्रों की चर्चा। सोचिए वैज्ञानिक यंत्रों की चर्चा है, देखते की चर्चा है। तो इस तरह से हम लोग देखिए वही पूछा गया है, काल्पनिक कृत्रिम वैज्ञानिक अंगों की आपका यंत्रों की चर्चा किस किताब में है, सम्रांगण सूत्रधार। किसने लिखा है, तो वही देखिए भोज ने लिखा है। इसी तरह भोज ने एक किताब लिखी है शैव धर्म पर, तत्व परीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्व परीक्षा किस धर्म पर लिखी गई है भाई, तो आपका शैव धर्म पर। इसकी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है देखिए युक्ति कल्प तर्क। इनमें विविध प्रकार के नावों की चर्चा, नाव बनती है, विभिन्न प्रकार की नावों की चर्चा, नावों की जहाजों की चर्चा। सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें भोज के 5 दाता को बोल रहे हैं। आयुर्वेद पर ब्राह्मण सर्वस्व, अश्व चिकित्सा पर शालिहोत्रम, स्थापत्य पर आपका सम्रांगण सूत्रधार, इस पर काल्पनिक वैज्ञानिक यंत्रों की चर्चा है, शैव धर्म पर तत्व परीक्षा, और युक्त कल्प तरु में विभिन्न प्रकार के नावों की चर्चा है। सारी किताबें
इसके अलावा जो लिखे हैं देखिए, और देखिए इनके अलावा सरस्वती, कंठा भरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, चारुचर्या, आदित्य प्रताप, सारी जो किताबें हैं ये सब भोज की, ये तो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भी लिखी 4-5 लिखे, ऐसे लगभग 300 किताब लिखे हैं उन्होंने। तो भोज एक इम्पोर्टेंट है, भोज पर लगातार सवाल बनता है। देखिएगा हमने भोज के ऊपर भी जो है वही गंगे मैंने कलचुरी और चालुक्य ने मिलकर हमला कर दिया, और उसके बाद भोज की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और भोज एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, और भोज पर जितने ये आप देख रहे हैं, भोज पर एक भी सवाल मिस मत करिएगा। अगर परमार पर एक सिंगल सवाल बनेगा तो भोज पर ही बनेगा। तो आपका पूरा जो एनर्जी होनी चाहिए वो भोज पर होनी चाहिए, यही पढ़ना चाहिए। अब इसके अलावा देखें हम लोग, बस एक भोज के बाद एक शासक मिलता है नरवर्मन या नरवर्मन, कुछ किताबों में है। इसने जो है निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी। निर्वाण नारायण, त्रिभुवन नारायण से नारायण के बाद ये भी सवाल इधर पूछा गया है एक बार, बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो उसको जाने रहिए। तो भोज शासक थे, मतलब आपका परमार शासक थे नरवर्मन, इन्होंने निर्वाण नारायण उपाधि धारण की थी। आगे चलकर जब आप अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की तरह मालवा का विलय कर दिया जाएगा। मालवा का विलय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस तरह से परमार वंश यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये परमार वंश का वंश था। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे चालुक्य वंश। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश में पहले देखते हैं हम लोग इसको। चालुक्य बहुत जगह रहे हैं, 3 जगह पर हैं। एक तो भाई हम लोग यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं बल्लभी या आनिलवाड़ के चालुक्य। ये तो देखिए चालुक्य, बाकी चालुक्य जो है बादामी के चालुक्य भी रहेंगे, कल्याणी के चालुक्य रहेंगे, और ये महाराष्ट्र वाले एरिया में रहेंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे दक्षिण भारत तब हम लोग देखेंगे। इन्हें कहा जाता है बल्लभी के चालुक्य, यानी गुजरात वाला क्षेत्र जो है, या आनिलवाड़ के चालुक्य। ये चालुक्य वंश देखिए भाई, ये भी अग्नि कुल का जो सिद्धांत था हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, नाम सुना है, चंद्रबरदाई का, उसी से है। उसमें 4 वंश थे, चालुक्य था, चौहान था, परमार था और आप प्रतिहार थे, तो जानते हैं। इस चालुक्य वंश में ना उच्च पदों पर महिलाएं सुशोभित, उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी। ये भी ध्यान रखिए, पूछ सकता है कौन सा वंश था कि जहाँ पर महिलाएं उच्च पद सुशोभित करती थी, तो कौन सा वंश रहेगा? चालुक्य। पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया, उच्च पदों पर महिलाएं सुशोभित करती थी या वहां तक महिलाओं की पहुंच थी, तो वंश कौन सा रहेगा? तो चालुक्य वंश। जैसे से पहले हम लोगों ने देखा था, कम से कम एक आइडिया लग जाए चालुक्य वंश में। इसका जो मेन है वो मूलराज प्रथम, फिर एक महत्वपूर्ण शासक है भीम प्रथम, फिर है जय सिंह सिद्धराज, बहुत महत्वपूर्ण शासक है। फिर उसके बाद कुमार पाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक है। कुमार पाल के बाद अजय पाल, यहाँ पर भी सवाल बनता है। उसके बाद मूलराज गति, आगे चलकर भीम से ये शासक हैं। देखिए इनके बारे में हमको जानना है, इनके बारे में हमको पढ़ना है।
जैसा कि हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। देखिए, तो जो इनका संस्थापक है, पहला बार बार संस्थापक पता होना चाहिए। संस्थापक इनका कौन था? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम ने ही राजधानी बनाई थी। मूलराज प्रथम ने राजधानी आमेरवाड़ बनाई, देखिए राजधानी बनाई। और जो मूलराज प्रथम है, देखिए मूलराज, देखिए मूलराज फर्स्ट। तो मूलराज प्रथम में 2-3 सवाल बहुत बेसिक बनता है, जैसे कि आप देखते हैं। सबसे पहला, ये इसका संस्थापक था, ये मूलराज वो संस्थापक है। दूसरा, इसने जो है राजधानी आमेरवाड़ बनाई, ये। और तीसरा, ये आत्महत्या कर लेता है। मूलराज के बाद जो अगला शासक आता है वो बेसिक, इसमें सवाल कभी नहीं, बस संस्थापक से आ सकता है बस। भीम प्रथम, ये इम्पोर्टेंट, इस पर सवाल बन सकता है भीम प्रथम। भीम प्रथम अगर हम लोग देखें, सबसे पहले यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी एवं वीर शासक था। वीर शासक है। अब कैसे भाई, देखिए देखते हैं। इसने पहला काम यह किया कि इसके 2 शत्रु थे, परमार जो कि मालवा के क्षेत्र में थे, और आपका जो त्रिपुरी वाला जो क्षेत्र है एमपी में, वहां पर जो थे वो चेदी वंश के थे। इसने पहले चेदी वंश के शासक कर्ण के साथ मिलकर, तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया कि चेदी वंश के शासक के साथ मिलकर कर्ण शासक का नाम था, मिलकर भोज पर, आपको पढ़ा है, भोज पर हमला किया। भोज जो परमार शासक था उस पर हमला किया। पूरी धारा नगरी को बहुत दिनों, 7 दिनों तक लूटते रहे। पूरी नगरी को लूटा इन्होंने, पूरा तहस नहस कर दिया, और भोज की वहीं पर हत्या हुई, मतलब भोज को मार दिया जाता। इस तरह से इसने अपने शत्रु परमारों को जिसने खत्म किया, कमजोर किया। और फिर परमारों के शासक जय सिंह एक छोटा शासक था, बीच में था, उसके साथ मिलकर इसने उल्टा कर्ण को हराया। सोचिए, जिसके साथ पहले मिला था यदि उसके शासक कर्ण को, तो फिर परमारों के साथ मिलकर कर्ण को हराया। तो इसने दोनों को हराया। और तो और ये देखिए, मान लीजिए हम लोग देखें, ये यहाँ पर है, और ये सिंधु नदी देखिए है। इसने सिंधु नदी को पार करके जो सिंध का राजा था, उसका नाम था हम्मुख, इसलिए हम्मुख को जाके हराया। तो इसने जो क्या किया कि सिंधु नदी को पार करके हम्मुख को हराया। तो इस तरह से देखें तो एक वीर और प्रतापी शासक है इस वंश का। इस पर भी सवाल कभी बन सकता है, ध्यान देखिए ये चीजें हमें। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और क्या विशेषता है। इसी के समय जब भीम प्रथम था तो महमूद गजनवी ने, ये देखिए इसके जीवन में जुड़ा हुआ एक दाग है, महमूद गजनवी ने 1025 AD में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर में हमला किया, तो उसमें भीम फर्स्ट ही था। जो सोमनाथ मंदिर है, आपको पता होना चाहिए कि भगवान शैव मंदिर है, पूछा गया ये भी एक बार, भगवान शिव का मंदिर है। ये भी देखिए इस तरह का सवाल पूछते, बहुत कुछ जानते हैं तब भी कम से कम भगवान शिव जी का मंदिर है। इस पर इसके जब हमला हो तो उस समय शासक कौन था? भीम फर्स्ट। एक पूछ सकता है महमूद गजनवी क्या पूरा। जब लोग इस्लाम पढ़ेंगे, इस्लाम का प्रसार पढ़ेंगे, तभी अपने आप वहां पे आएगा, ये हो जाएगा।
अब ये जो भीम फर्स्ट है, ये जो सोमनाथ मंदिर है, देखिएगा सोमनाथ मंदिर शुरू में लकड़ी क्या था, इसने इसको जो है पत्थर का बनाया, बाद में इसलिए इसको लकड़ी और ईंटों का था, इसने पत्थर का निर्माण करवाया। इसने सोमनाथ मंदिर पे काम किया था भीम फर्स्ट ने। उसके बाद अब ये जो है भीम फर्स्ट के तो भीम फर्स्ट का देखिएगा, भीम फर्स्ट के मंत्री हैं, सेनापति हैं, उनका नाम है बिमल सराय। इन्होंने माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, निर्माण कराया। अगर शासक पूछे किसके समय बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो भीम प्रथम है। ये किसने बनवाया, तो बिमल सराय। देखिए ये दिलवाड़ा जब है कहाँ पर, माउंट आबू, ये पूछा गया है। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यह पूर्णतः संगमरमर का बना है, संगमरमर का बना है। और इसमें दो इंजीनियर है, देखिए भाई, एक है वास्तुपाल और उनका भाई था तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया। पूछ सकता है ये दोनों इसके स्थापत्यकार थे, ये पूछ सकता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर के स्थापत्यकार कौन थे, तो वास्तुपाल और तेजपाल। अगर आप अभी राजस्थान पीछे सिंह को देना है, उनके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। किसका बना हुआ, पूरा संगमरमर का, ये पूछा गया है सवाल। इस माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर में देखिए आदिनाथ यानी ऋषभनाथ जी की मूर्ति है मेन मंदिर में, और उनके हाथ में हीरा भी लगा हुआ है। पूछ सकते दिलवाड़ा जैन मंदिर में किनकी मुख्य मूर्ति किसकी है, आदिनाथ या ऋषभनाथ की। तो ये जो कोई भी सवाल पूछेगा तो भीम प्रथम पे पूछ सकता है, इस पर खूब बनता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में। किसके बने हैं, संगमरमर के। किसने बनाया, बिमल सराय का। दोनों इंजीनियर कौन थे, वास्तुपाल और तेजपाल। किसकी मूर्ति है, आदिनाथ या ऋषभनाथ की। शासक कौन था, भीम प्रथम। माउंट आबू ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। ये देखिए हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखें अगला शासक हमारा आएगा जय सिंह सिद्धराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाल खूब बनते हैं इसमें। पहला हम लोग देखें जैसे सिद्धराज पे, इसकी उपाधि पे देखते हैं। इसकी दो उपाधि है, एक तो सिद्धराज है, इसका मूल नाम जय सिंह था, सामने सिद्धराज लिखा हुआ है। दूसरा अवंतीनाथ, इसने मालवा को जीता था, इसे अवंतीनाथ उपाधि है। इसको उपाधि पर कभी सवाल बन सकता है जय सिंह पे, तो एक हो जाएगा सिद्धराज, दूसरा क्या, अवंतीनाथ। अगला, जब एक गद्दी में बैठा तो अल्प आयु था, अल्प आयु में गद्दी में बैठा। इसकी जो माँ है मैत्रल देवी, तो इसकी माँ का इसके ऊपर बड़ा प्रभाव था जैसे सिद्धराज के ऊपर। ये अपनी माँ के साथ सोमनाथ मंदिर जाता था, बचपन से अपने माँ के साथ सोमनाथ मंदिर जाता था, और अपनी माँ के कहने पर इसने सोमनाथ मंदिर में शासक बन जाता है। सोमनाथ मंदिर में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर खत्म।
तीर्थ यात्रा का खत्म किया, पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। किस शासक ने सोमनाथ मंदिर पर जाने पे लगने वाले तीर्थ यात्रा को खत्म कर दिया था? तो जय सिंह सिद्धराज। किसके कहने पर? अपनी माँ के कहने पर। इस तरह हम लोग इस पर सवाल बनता है। और तो और जय सिंह सिद्धराज ने अपनी माँ के कहने पर ही खंभात में, एक धर्म श्रेष्ठ शासक थे, खंभात में एक मस्जिद को हिंदुओं के द्वारा गिरा दिया गया था। तो मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1,00,000 मुद्राएं दिया। तो ये और भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि खंभात में मस्जिद के पुनर्निर्माण, हिंदुओं के द्वारा गिराए गए मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए किस शासक के द्वारा 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं या कुछ मुद्राएं दी गई, मदद की गई? शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। मोहम्मद ऑफिस ने इसका जो वर्णन करता है तो सब हमको नहीं इम्पोर्टेंट वर्णन कर रहा, लेकिन जाने रहे। जय सिंह सिद्धराज पे भी देखिए इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। अब अगर हम लोग जय सिंह सिद्धराज पे देखिए तो इसने सिद्धपुर में देखिए इसने शैव मता में आई था, शैव धर्म को मानता था, रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनाया। और पाटन में इसने 2 चीजें, एक तो चंडिका देव का मंदिर, दूसरा सहस्त्रलिंग सागर झील बनाई उसने वहां पर। तो पाटन में इसने एक सहस्त्रलिंग सागर या झील बनवाई और वहीं पर चंडिका देव का बगल में मंदिर बनवाया। इसके निर्माण में पूछ सकता है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किया जय सिंह ने। जय सिंह के द्वारा एक संवत चलाया गया, सिद्ध संवत, 1113 से 14 के बीच में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्ध संवत किस वंश ने चलाया था? चालुक्यों ने। जिसकी वजह से हम लोगों ने पढ़ा था लक्ष्मण संवत, आपका 1198 लक्ष्मण संवत और सिद्ध संवत आपके सामने लेके आ रहा है। ये कुछ भी सवाल बन सकता है। इसके अलावा देखिए जैसे सिद्धराज समय में माउंट आबू पर्वत पर इसने एक मंडप का निर्माण किया। मंडप जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर पल्लव काल का समझ में आएगा, मंदिर का निर्माण किया। और वहां पर अपने जो है सात, उसने जो है हाथी के ऊपर पूर्वजों की मूर्तियां बनवाई। इसने जो है वहां पर विशाल हाथी है, हाथी ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी हाथी के ऊपर पूर्वजों की मूर्तियां बनाई। और एक 7 पूर्वज है, 7 है, यहाँ पर 7 हाथी बने हुए हैं। इसको गजारोही मूर्ति कहा गया है। तो पूछा जा सकता है माउंट आबू पर गजारोही मूर्ति किसने बनवाई थी? तो जय सिंह सिद्धराज ने। जिनके 7 पूर्वज हाथी हैं, हाथी पर के पूर्वज बैठे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ भी सवाल अगर आता है देखिए तो हम जय सिंह सिद्धराज को मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इसी तरह अगर हम लोग और देखें इसको, जय सिंह सिद्धराज के सामने दरबार में ये 2 व्यक्ति हैं, एक हेमचंद्र, दूसरा श्रीपाल। दोनों जय सिंह के दरबार में हैं। हेमचंद्र ने तो सिद्ध होम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, सिद्ध होम। और श्रीपाल ने बैरोचन पराजय नामक ग्रंथ लिखा। तो हेमचंद और श्रीपाल दोनों जय सिंह के संरक्षण में थे। अभी जय सिंह का जो कुमारपाल आ गए, हेमचंद उनके समय में भी रहेंगे, उनका अधिकतर समय कुमारपाल का समय है, लेकिन दोनों समय में
इसने सिद्ध होम रचना जो व्याकरण ग्रंथ लिखी, इससे जयसिंह इतना प्रभावित हुआ कि इसने इसकी जो है हाथी की सवारी पालकी निकाली। सोचिए, जयसिंह को हाथी में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। ये एक तरह का सम्मान का प्रतीक होता था। इससे इतना प्रभावित हुआ। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर जयसिंह पे बनता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक तो इसको उपाधि पर दे सकते हैं। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होते हैं। इसने सोमनाथ मंदिर पर तीर्थ यात्रा का खत्म किया। खंभात में जो मस्जिद हिंदुओं द्वारा गिरा दी गई, उसका पुनर्निर्माण के इसने पैसे मुद्राएं दी, मदद की, आर्थिक मदद की। इसके दरबार में हेमचंद्र और श्रीपाल रहते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर और पाटन में इसने सहस्त्रलिंग झील और प्लस उसके बगल में चंडिका देव का मंदिर बनवाया। इसने जो है सिद्ध संवत चलाई। माउंट आबू में आप देख ही रहे हैं, माउंट आबू के ऊपर इसने जो है आपका ध्वजारोही अपने पूर्वजों की हाथी पर मूर्ति बनवाई थी। ये सब जयसिंह सिद्धराज उपलब्धियां नहीं। जयसिंह सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था, अतः इसने अपने जीवन काल में अपने मंत्री उदयन के लड़के कुमारपाल या वाहड़ को अपना जो है उत्तराधिकारी बना दिया था। इसने जो है उदयन इसका मंत्री था के पुत्र, उसको अभी हम पढ़ेंगे कुमारपाल, इसका नाम था वाहड़, वाहड़ को उत्तराधिकारी बनाया। अगला हमारे सामने नाम आ जाएगा कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज पर हर टॉपिक पर यहाँ पर भी सवाल बनते हैं और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारा टॉपिक एकदम मिस नहीं करना, पूरा पढ़ना, यहाँ कोई कट पेस्ट नहीं। आइए आते हैं कुमारपाल। कुमारपाल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कुमारपाल के बारे में अगर हम लोग देखें तो कुमारपाल के दरबार में देखिए हेमचंद्र है। हेमचंद्र के प्रभाव में आकर कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। तो हेमचंद्र को बहुत बड़े जैन धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने ही कुमारपाल को जैन धर्म की दीक्षा दी। इस तरह से देखिए, तो किसके कहने पर कुमारपाल ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया, किसने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया, तो आंसर कभी आ जाए तो हेमचंद्र देखिए। और जब इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया, इन्होंने उपाधि धारण की अरहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर एक सवाल बनने का तो सीधा ये बनता है, अरहत किसकी उपाधि थी आज के बाद, तो कुमारपाल। अरहत आपको पता है जैन धर्म की उपाधि है अरहत। ये देखते हैं। दूसरा देखिए, इन्हीं के दरबार में जयसिंह सूरी इन्होंने किताब लिखी है कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र में कुमारपाल की उपलब्धियों में सबके बारे में चर्चा है। क्योंकि कुमारपाल जैन धर्म को ग्रहण कर चुके हैं, जैन धर्म से प्रभावित हैं, इसलिए इन्होंने जैन धर्म के प्रभाव में आकर अपने साम्राज्य में यानी अपने राज्य में साम्राज्य के भीतर पशु हत्या, जुआ, मद्यपान, इन सबको बंद करवा दिया। सोचिए, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई जीव हत्या नहीं की जाएगी। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, मद्यपान सबको बंद करवा दिया। कहा जाए सन्यासियों के लिए मृगछाल मिलना बंद हो गई थी, बंद करवा दिया इन्होंने, ये जैन धर्म के प्रभाव में आकर। और तो और पहले नियम ये था कि कोई भी विधवा जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो या कोई व्यक्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी मर जाता था, उसकी संपत्ति राज ग्रहण कर लेती थी। इन्होंने वो भी खत्म कर, उनके परिवार को मिलेगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये इनके द्वारा जो है अपने राज्य में उत्तराधिकारी के अभाव में अब संपत्ति राज्य की न होकर परिवार में और जो मेंबर रहते थे परिवार को मिलेगी। तो ये बहुत बड़े निर्णय इसने लिए, कुमारपाल के द्वारा लिए गए।
ये सारे कुमारपाल के बारे में देखिए, ये चीजें हो जाएंगी कुमारपाल के। ये तो भू सवाल पूछता था, किसने अपने साम्राज्य में पशु हत्या, जुआ, मद्यपान को खत्म कर दिया? कुमारपाल। इस तरह देखिए भाई, आगे चलिए कुमारपाल में इसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। देखिए तुझे सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण किसने कराया है, तो फिर वो कुमारपाल हो जाएगा। ये हेमचंद के साथ जो है सोमनाथ मंदिर हमेशा जाया करते थे। तो अपने मार्क्स आता तो हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर जाते थे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं। तो इनके कुमारपाल पे बनते हैं। आगे चलकर इनके द्वारा जो है एक जूका घर का निर्माण किया गया। बाहर बंद हो गया था जुआ, बाद में अंतिम समय में जुआ घर या जूका घर बनाया गया था, बहुत दबाव पड़ने पर। तो ये भी कब जाने लगे आप। किसी ने इनकी विष देकर हत्या कर दी थी। इनको जो है विष देकर हत्या, तो इनको किसी तरह से विष देकर किसी ने इनकी हत्या कर दी थी। कुमारपाल पर 2-3 सवाल जो आपको मेहनत करनी है। एक तो अर्हत मोस्ट, दूसरा किसने अपने साम्राज्य में पशु हत्या, जीव हत्या, मद्यपान, ठीक है, जुआ, इन सबको बंद करवा दिया? कुमारपाल। यही 2 मेन सवाल हैं। कुमारपाल से किसने लिखा है? जयसिंह सूर्य ने। किसके प्रभाव में किसने जैन धर्म ग्रहण किया था? हेमचंद। कुमारपाल किस धर्म को संरक्षण देते थे? यही सवाल अगर आ जाए तो जैन। चालुक्यों को हम लोग देखें, चालुक्य धर्म सहिष्णु शासक रहे हैं। कि चालुक्य अगर एक वंश बताना हो तो हमेशा जैन चुन लीजिएगा। चालुक्य वंश तो जैनों का संरक्षण था, ऐसा नहीं अलग अलग सब लोग रहे हैं, लेकिन तब भी अगर एक चुनना हो तो आप कह सकते हैं। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं अजयपाल। इसकी उपाधि देखिए परम महेश्वर। ये भगवान शिव को मानता था और जैन संत्रासक, जैनों को नष्ट करने वाला, जैनों को मारने वाला। सोचिए अजयपाल के बारे में बड़ा सिंपल। इसके समय में कहा गया है कि शिव मत को मानने वाले और जैन अनुयायियों के बीच में आपस में संघर्ष हुआ और इसने जैनियों की खूब हत्या करवाई। इसने जैनियों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए। तो जैनी थे वो इनका साम्राज्य छोड़कर चले भी गए, इसलिए इनको जैन संत्रासक कहा जाता है। और ये भगवान शिव को मानता था, इसलिए इसको परम महेश्वर कहा जाता था। बाकी इस पर कोई सवाल नहीं। देखिए उसके बाद हम लोग देखें मूलराज सेकंड, फिर अगला देखते हैं भीम। इनके बारे में कुछ नहीं, भीम सेकंड के बारे में देख लेते हैं भाई। इनकी उपाधि जो थी, 2 उपाधि है। एक तो अभिनव सिद्धराज, दूसरा नारायण अवतार। भीम सेकंड इसलिए फेमस है कि जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हमारे यहाँ होता है, मोहम्मद गोरी पहले जो है गुजरात के मार्ग, सिंध वाले मार्ग से आया था। उनके सामने गुजरात में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एक तरफ थे भीम सेकंड। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध, या उसी को नहरवाला का युद्ध भी कहा जाता है। ये देखिए, उसी को आहिलवाड़ का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी हारा था। मोहम्मद गोरी ने समझ लिया था कि अब ये इस मार्ग से उसने मार्ग का परिवर्तन करके अब वो पंजाब होते हुए आया था। तो वो सब लोग, जब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी मिडवल वाले में, तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा मैप बना के देखेंगे कैसे जा रहा था, कैसे किस मार्ग में उन्होंने मार्ग का परिवर्तन किया। पूछा भी गया है 1-2 बार भीम सेकंड के हाल में मोहम्मद गोरी ने क्या निर्णय लिया, उसने मार्ग का परिवर्तन कर दिया था। आगे चलकर 1195 ईस्वी में इसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के एक दास था, इसने हमला किया और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 95 में हराया। लेकिन 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हरा दिया।
ऐबक ने पराजित किया। पराजित करके त्रिलोचन पाल नामक व्यक्ति को गद्दी में बैठाकर पूरे अनिलवाड़ वाले इलाके में खूब लूटपाट किया। अनिलवाड़ की विजय की संतानवे में और त्रिलोचन पाल को अपने अधीनस्थ गद्दी में बैठा दिया। और इस तरह से इस वंश को यहीं पर इस वंश की समाप्ति हो गई। ये हमारा जो है चालुक्य वंश था, जिस पर हम लोगों ने देखा। हमारा का पूरा ध्यान जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल और एक सवाल अजयपाल, इस पर होना चाहिए। तो आज हम लोग यही तक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।